नमस्कार दोस्तों, मैं ब्रजेश कुमार ऑनलाइन स्टडी गंगा चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं और आज एक नए वीडियो के साथ हम फिर उपस्थित हुए हैं। दोस्तों, जैसा आप देख रहे हैं, आज का हमारा जो टॉपिक है वह भारत के अफवाह तंत्र के है। आज हम लोग भारत के अफवाह तंत्र की चर्चा करेंगे। देखिए, अफवाह तंत्र किसी भी प्रदेश या क्षेत्र में बहने वाली मुख्य नदी और सहायक नदियों का जो क्षेत्र होता है, प्रवाह क्षेत्र होता है, उसे ही अफवाह तंत्र कहा जाता है। किसी भी क्षेत्र में नदियाँ जो प्रवाहित होती हैं या किसी भी क्षेत्र का जो अफवाह तंत्र होता है, उससे उस क्षेत्र या प्रदेश की धरातली संरचना, धरातली ढाल, चट्टानों की बनावट, इन सब बारे में जो है काफ़ी अच्छी जो है विस्तृत जानकारियाँ हमको मिलती हैं। अगर हम भारत के अफवाह तंत्र की बात करें तो भारत का जो अफवाह तंत्र है, भारत के उत्तर दिशा में हिमालय पर्वत स्थित है और भारत के उत्तरी हिमालय पर्वतीय क्षेत्र से जो है बहुत सारी नदियां निकलती हैं। इसके अलावा भारत के प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्र से भी बहुत सारी नदियां निकलती हैं। हिमालय से निकलने वाली नदियां जो हैं वह ज़्यादातर सदावाहिनी है, जिनमें वर्ष भर जल पाया जाता है, जबकि जो प्रायद्वीपीय पठार की नदियां हैं वह ज़्यादातर बरसाती हैं या मौसमी पाई जाती हैं। हमारी जो हिमालय पर्वत से निकलने वाली नदियां हैं, देखा जाए तो बहुत सारी ऐसी नदियां हैं जो हिमालय को पार करके निकलती हैं और हिमालय से गहरी गहरी घाटियों से होकर के प्रवाहित होती हैं। तो हिमालय जो है कई प्रकार के नदी प्रतिरूपों को जो है वह प्रदर्शित करता है। किसी भी क्षेत्र में जो बहने वाली नदियाँ, वैसे नदियों देखा जाए तो नदियों जो होती हैं वह दो तरह की होती है। एक होती है आपकी क्रमवर्ती सरिता और दूसरी हमारी होती है अक्रमवर्ती सरिता। क्रमवर्ती जो सरिता होती है ये प्रादेशिक ढाल का अनुसरण करती है, यानी जब किसी भी धरातली संरचना पर कोई नदी जो है वह प्रादेशिक ढाल के अनुसार बहती है और अगर उनके मार्ग में कोई व्यवधान आ जाए तो उस ढाल को के फिर उसके नदी के मार्ग में अगर व्यवधान आता है तो अपना मार्ग बदल देती। ऐसी नदियाँ जो होती हैं वह क्रमवर्ती सरिता कहलाती हैं। दूसरी वे नदियाँ होती हैं जिनके मार्ग में अगर व्यवधान भी आ जाए तो वह अपनी पूर्ववर्ती घाटी को जो है बना करके रहती हैं। ऐसी नदियों को जो है वह अक्रमवर्ती सरिता कहा जाता है। इसके अंतर्गत भी दो प्रकार की नदियाँ आती हैं। एक होती हमारी पूर्ववर्ती और दूसरी हमारी होती है अध्यारोपित नदी। जो पूर्ववर्ती नदियाँ होती है वे नदियाँ होती हैं जो पहले से जिस धरातली संरचना पर यह बह रही होती हैं और अगर उनके मार्ग में कोई व्यवधान आता है तो वे उसे काट करके पुनः उसे जो है अपने जो घाटी है उसको कायम रखती हैं। ऐसे नदियों को जो कहा जाता है पूर्ववर्ती नदी। जैसे हमारी आप देख लीजिए सिंधु नदी। सिंधु नदी ये है वह हिमालय पार से निकलती है, जो ये बात को साबित करती है कि हिमालय से भी पुरानी है। इसी तरह से देखा जाए तो हमारी जो सतलज नदी है यह भी पूरा हिमालय को काट करके निकलती है। तो सिंधु हो गई, सतलज हो गई, इधर आपकी ब्रह्मपुत्र नदी हो गई, इसके अलावा तीस्ता नदी है, ये नदी भी जो है पूरे हिमालय पर्वत को काट करके बहती है। तो ऐसे नदियां जो अपनी पूर्ववर्ती घाटी को गहरा मतलब कायम रखती हैं और अगर उनके मार्ग में कोई व्यवधान आता है तो भी वो उसे काट करके अपनी पूर्ववर्ती घाटी को बड़ा कहते हैं कि कायम रखती हैं। तो ऐसे नदियों को जो है हम पूर्ववर्ती नदी कहा जाता है, यानी जो पहले से जहाँ बह रही होती हैं वो वहीं पर बहती हैं। इसके अलावा जो अध्यारोपित नदियाँ होती हैं, अध्यारोपित उन नदियों को कहा जाता है जो अपनी जिस धरातली संरचना पर वह बह रही होती हैं और जिस तरह से वह उस धरातली संरचना पर अपने घाटी का निर्माण करती हैं और अगर घाटी के गहरा करते वक्त नीचे कोई दूसरी धरातली संरचना आ जाती है तो वह अपनी पूर्ववर्ती घाटी को कायम रखती हैं और उस पर जो है अपनी पूर्ववर्ती घाटी को आरोपित कर देती हैं। ऐसी नदियों को जो है वह अध्यारोपित नदी कहा जाता है। जैसे भारत में ही देख लीजिए सोन नदी है, चंबल नदी है, नर्मदा है, ताप्ती है, ये सब अध्यारोपित नदियों का उदाहरण है। तो इस तरह से जो नदियाँ जो है वह तीन प्रकार की होती हैं। दो प्रकार की मुख्य होती है, क्रमवर्ती नदी, दूसरी अक्रमवर्ती होती है। क्रमवर्ती नदी जो होती है वह धरातली ढाल का अनुसरण करती है और अक्रमवर्ती नदियाँ जो होती है वह ढाल का अनुसरण नहीं करती हैं। ये पहले से जहाँ बह रही होती हैं, अगर उनके मार्ग में कोई व्यवधान आता है तो भी वो वहीं पर बहती रहती हैं। अब अगर भारत के संदर्भ में देखा जाए तो भारत में अध्यारोपित और पूर्ववर्ती दोनों तरह के उदाहरण जो है यहाँ पर मिलते हैं।
जो भारत का अपवाह तंत्र है, इसे देखा जाए तो भारत का अपवाह तंत्र जो है वह बहुत बड़ा अपवाह तंत्र है और इस अपवाह तंत्र को हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक हमारा है हिमालय का अपवाह तंत्र और दूसरा जो है हमारा प्रायद्वीपीय पठारी, प्रायद्वीपीय पठार। हमारा जो हिमालय का अपवाह तंत्र है, हिमालय में जो है जो हमारा हिमालयी अपवाह तंत्र है, हिमालय में तीन बड़ी नदियां हैं जो हिमालयी अपवाह तंत्र का निर्माण करती। एक हमारी है सिंधु नदी, दूसरी हमारी है गंगा नदी और तीसरी है ब्रह्मपुत्र नदी। ये तीन नदियां जो है ये बड़े हिमालय तंत्र का निर्माण करती हैं। इनसे ढेर सारी नदियां मिल करके जो है उत्तर भारत के अपवाह क्षेत्र को बनाती। अगर उत्तर भारत की नदियां देखा जाए तो उत्तर भारत की नदियां जो है वह हिमालय के पर्वतीय क्षेत्रों से निकलती हैं। इनका उद्गम बड़े बड़े ग्लेशियरों से होता है, इसलिए इसमें वर्ष भर जल पाया जाता है। और जो हमारे उत्तर भारत की नदियां हैं ज़्यादातर युवा अवस्था में पाई जाती हैं। ये अपने मार्ग में गहरे गहरे गार्च, बी आकार की घाटियाँ, कैनियन, जलप्रपात, अपने निचले ढालों पर ये जो है बिसर्प, गोखुर झीलें, बाढ़ के मैदान और डेल्टा का निर्माण करती हैं। तो जो हमारी उत्तर भारत की नदियां हैं ये ज़्यादातर अभी युवा अवस्था में हैं और ये ज़्यादातर विभिन्न प्रकार की जो है वह धरातलीय संरचना का निर्माण करती हैं। तो आज हम जो है हिमालय के अपवाह तंत्र की चर्चा करेंगे, उसके बाद हम लोग प्रायद्वीपीय पठारे जो है नदी के तंत्र की चर्चा करेंगे। हिमालय का जो अपवाह तंत्र है उसमें जो हमारा पहला नदी तंत्र है वह आपका है सिंधु नदी तंत्र। सिंधु नदी तंत्र, सिंधु नदी जो है ये हिमालय से निकलने वाली वह नदी है जो इसका प्रवाह जो है वह पश्चिम की तरफ होता है। ये पश्चिम की तरफ अपने अपवाह तंत्र को बनाने वाली नदी है और इसका जो जल संग्रहण क्षेत्र है वह 3 देशों में फैला हुआ, तिब्बत के पठार यानी चाइना में, भारत में, फिर उसके बाद वह पाकिस्तान में। तो इसका जो सबसे ज़्यादा जल बहता है वह पाकिस्तान में ही बहता है। भारत में ये संपूर्ण पर्वतीय क्षेत्र में बहती है, फिर ये जब पाकिस्तान में प्रवेश करती है तो वहाँ ये मैदानी क्षेत्रों में, ज़्यादातर करके ये मैदानी क्षेत्रों में बहती है। हमारी जो मुख्य नदी है वह सिंधु नदी है। सिंधु नदी जो है ये तिब्बत के पठार पर कैलाश पर्वत श्रेणी के पूर्व में जो है वह बोखरचू नामक स्थान से निकलती है। एक स्थान का नाम है बोखरचू, बोखरचू नामक स्थान से निकलती है जहां इसे जो है लंगचेन खंबाब कहा जाता है। सिंधु नदी को जो है वह तिब्बत के पठार पर लंगचेन खंबाब कहा जाता है। यहां से निकल कर के यह नदी जो है वह जास्कर श्रेणी को काट करके भारत में प्रवेश, लद्दाख श्रेणी को काट करके जो है भारत में प्रवेश करती है। फिर ये लद्दाख और जास्कर श्रेणियों के बीच होकर के बहती है और यह गिलगित के पास जो है काफ़ी गहरा एक कैनियन का जो है निर्माण करती है। उसके बाद यह नदी जो है आगे बढ़ करके इधर नंगा पर्वत के पास, नंगा पर्वत को काट करके ये पुनः पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है। तो ये एक गहरे गार्ज से हो करके जो है गहरी घाटी बनाती हुई कश्मीर में बहती है और ये लद्दाख और जास्कर श्रेणियों के बीच से होकर के जो है यह बहती है। तो इसका उद्गम जो है वह तिब्बत के पठार से होता है और तिब्बत के पठार पर यह कैलाश पर्वत श्रेणी के पूर्व से, जहां बोखरचू नामक स्थान से यह एक बड़े हिमनद से निकलती है, जहां इसे जो है लंगचेन खंबाब के नाम से जाना जाता है। फिर ये लद्दाख श्रेणी को काट करके जो है भारत में प्रवेश करती है। भारत में ये गहरी कंदराओं का निर्माण करती है, गहरे गहरे गार्जों का निर्माण करती है, कैरियन का निर्माण करती है और वह पश्चिम में जाकर के नंगा पर्वत को काट करके ये पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है। कश्मीर में जो है इससे मिलने वाली कुछ सहायक नदियाँ जो हैं, जैसे कश्मीर में इससे मिलती है द्रास है, श्योक है, सिगार है, हुंजा है, गिलगित है, इसके अलावा गिलगित है, जास्कर है, ऐसे बहुत सारी छोटी बड़ी नदियां जो है इससे कश्मीर में मिलती हैं और ये संपूर्ण जल को लेकर के
वह फिर पाकिस्तान में चली जाती है। तो ये हमारी जो सिंधु नदी है ये तिब्बत के पठार से निकलती है और भारत के जम्मू कश्मीर से होते हुए पुनः यह पाकिस्तान में चली जाती है। सिंधु की जो है दूसरी सहायक नदी है झेलम। झेलम जो है सिंधु की दूसरी सहायक नदी है। झेलम का उद्गम जो है वह कश्मीर से ही होता है। झेलम जो है ये पुष्कर झील से निकलती है। झेलम जो है ये पुष्कर झील से निकलती है और आगे चल करके जो है ये बुलर झील में मिल जाती है। आगे चल करके ये बुलर झील में मिल जाती है, फिर वहाँ से निकल करके फिर आगे बढ़ती है और कुछ दूरी तक यह भारत और पाकिस्तान की सीमा पर बहती है। झेलम नदी जो है यह पुष्कर झील से निकलती है, फिर आगे बढ़ करके ये बुलर झील में मिल जाती है, फिर वहाँ से आगे बढ़ करके ये कुछ दूरी तक भारत पाकिस्तान की सीमा पर बहती है, फिर आगे जो है निकल करके ये जा करके रावी में चिनाब नदी में जो है ये जा करके मिल जाती है। इसके बाद हमारी जो तीसरी नदी है चिनाब। चिनाब जो है ये सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। चिनाब जो है ये सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है और इसका उद्गम जो है वह हिमाचल प्रदेश में बारालाचाला दर्रे के पास से होता है। इसका उद्गम जो है वह बारालाचाला दर्रे के पास से होता है। इसकी दो शीर्ष धाराएं हैं। हमारी जो चिनाब नदी है, चिनाब नदी की जो दो शीर्ष धाराएं, एक का नाम है चंद्रा और दूसरा का नाम है भागा। एक का नाम है चंद्रा और दूसरा का नाम है भागा। तो चंद्रा और भागा मिल करके जो है फिर ये चिनाब कहलाती हैं। तो ये बारालाचाला दर्रे के पास से निकलती हैं। ये जो है सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। इसके बाद जो है चौथे नंबर पर आपका आती है सिंधु है, झेलम है, चिनाब है, फिर उसके बाद आपका रावी नदी है। रावी नदी जो है ये पंजाब की बहुत ही छोटी नदी है और इसका उद्गम जो है वह धौलाधार श्रेणी से होता है। ये धौलाधार श्रेणी के उत्तरी ढालों से निकलती है। उत्तरी ढाल से जो है ये निकलती है, दक्षिणी ढालों से, धौलाधार श्रेणी की ये दक्षिणी ढाल से निकलती है। ये जो है पंजाब की काफ़ी छोटी नदी है और आगे जाकर के ये चिनाब में मिल जाती है। इसके बाद आता है आपका सतलज। सतलज नदी जो है, सतलज नदी का उद्गम जो है ये तिब्बत के पठार से होता है। यह मानसरोवर झील के से निकलती है, जहाँ पर इसको जो है, जैसे यहाँ पर सिंधु नदी को लंगचेन खंबाब कहते हैं, यहाँ पर इसे जो है लंगचेन खंबाब कहा जाता है। वैसे ही सिंधु नदी को जो है तिब्बत के पठार में सिंगी खम्बन कहते हैं। इसे यहाँ पर सिंगी खम्बन कहा जाता है, इसका उपनाम है। ये मानसरोवर झील के निकट से निकलती है। इसके बाद ये हिमाचल प्रदेश में जो है सिपकीला दर्रे के पास जो है ये जास्कर श्रेणी को काट करके भारत में प्रवेश करती है। आगे फिर ये शिवालिक श्रेणी को काट करके नीचे उतरती है, जहाँ पर यहीं पर ही जो है इस नदी पर भाखड़ा नांगल बांध की रचना की गई। भाखड़ा नांगल बांध का जो है निर्माण किया गया। इसके उत्तरी सिरे से जो है इसमें से धौलाधार श्रेणी से ही जो है जो आपका ब्यास नदी जो है निकल करके आती है, जो इसमें जा करके मिल जाती है। तो ब्यास जो है वह सतलज की सहायक नदी है। फिर ये आगे जा करके जो है वह सिंधु नदी पाकिस्तान में सिंधु नदी से सतलज नदी जो है मिल जाती है। तो ये उत्तर से दक्षिण की तरफ ही जो है ये 5 नदियों का क्रम है। सबसे ऊपर की तरफ सिंधु नदी है, फिर ये आपकी झेलम नदी है, फिर रावी नदी है, फिर उसके बाद ये सतलज नदी पड़ती है। और दक्षिण से उत्तर की तरफ इनका क्रम देखा जाए तो सतलज नदी है, फिर आपकी रावी नदी है, फिर चिनाब नदी है, फिर झेलम नदी है, फिर इसके बाद ये सिंधु नदी है। तो इस तरह से जो है ये उत्तर से दक्षिण इन नदियों का क्रम है, जिसमें से 2 नदियां हिमालय पार से निकलती हैं, जिसमें सतलज नदी है और यह सिंधु नदी है। तो ये हिमालयी अपवाह तंत्र का एक बड़ा नदी तंत्र है हमारा एक सिंधु नदी। सिंधु और उसकी सहायक नदियां। सिंधु में जो है कश्मीर में जो इससे मिलने वाली नदियाँ, उसमें द्रास है, श्योक है, सिगार है, हुंजा है, गिलगित है, जास्कर है,
ऐसी सारी नदियां जो है ये कश्मीर में इससे मिलती हैं, जबकि जो झेलम है, चिनाब है, रावी है, सतलज जो है ये इससे जाकर के पाकिस्तान में मिलती है। सिंधु नदी का जो ज़्यादा प्रवाह क्षेत्र बनता है वह पाकिस्तान में ही बनता है। ये भारत में जो इसका अपवाह क्षेत्र है लगभग 709 किलोमीटर है। सिंधु नदी जो है भारत में लगभग 709 किलोमीटर बहती है। इसके बाद वह ज़्यादातर करके पाकिस्तान में चली जाती है। अब देखा जाए हिमालयी अपवाह तंत्र में जो है वह हमारा दूसरा अपवाह तंत्र, हमारा जो दूसरा अपवाह तंत्र है ये ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र जो है, ब्रह्मपुत्र नदी भी जो है वह मानसरोवर झील के पास से जो है निकलती है और ये लगभग 1100 किलोमीटर ये पूरब की तरफ बहती है। अपने उद्गम स्थान से ये 1100 किलोमीटर जो है सीधे पूरब की तरफ बहती है। इसके बाद जो है ये नामचा बरवा पर्वत के पास काफ़ी तीखा मोड़ लेती है हमारी ब्रह्मपुत्र नदी। तिब्बत के पठार पर इसे सांगपो कहा जाता है, कहीं कहीं सांपो भी लिखा हुआ आपको मिल जाएगा। तो सांपो और सांगपो जो है वह एक ही शब्दावली है। कहीं कहीं सांगपो भी लिखा जाता है, कहीं कहीं सांपो भी आपको लिखा हुआ किताबों में मिल जाता है। तो तिब्बत के पठार पर इसे सांपो कहते हैं। तिब्बत के पठार पर देखिए तीनों नदियों का उपनाम अलग अलग है। सिंधु नदी को लंगचेन खंबाब कहते हैं, सतलज नदी को सिंगी खम्बन कहा जाता है, जबकि ब्रह्मपुत्र नदी को सांपो कहा जाता है तिब्बत के पठार। यह तिब्बत के पठार से निकल करके सीधे पूरब की तरफ बहती है और पूरब की तरफ बहने के बाद जब यह नामचा बरवा पर्वत के निकट पहुंचती है तो वहां पर ये एक यू आकार का जो है मोड़ लेती है, बहुत तीखा मोड़ लेती है और नामचा बरवा पर्वत को काट करके ये भारत में प्रवेश करती है। यहाँ पर हमारा अरुणाचल प्रदेश है और अरुणाचल प्रदेश में इस नदी को जो है दिहांग कहा जाता है। यहीं पर इसको कहते हैं दिहांग, इसे दिहांग कहा जाता है। अरुणाचल प्रदेश में जो है ब्रह्मपुत्र नदी को दिहांग कहा जाता है। इसके बाद दिहांग आगे बढ़ती है और आती है सदिया के पास। सदिया के पास आती है, पासी घाट है, पासी घाट के निकट सदिया नामक स्थान है। सदिया के पास इससे जो है मिलती हैं दो नदियां, लोहित और दिबांग। पासी घाट के निकट जो है इससे लोहित और दिबांग मिलती हैं, तब इसका नाम पड़ता है ब्रह्मपुत्र। तब इसे जो है वहां पर इसे ब्रह्मपुत्र कहा जाता है। फिर ये ब्रह्मपुत्र जो है ये पूरी आसाम घाटी में बहती है और आसाम घाटी में लगभग 500 से 506 किलोमीटर ये बहने के बाद आगे गोलपारा के निकट धुबरी नामक स्थान पर, गोलपारा के निकट जो है धुबरी नामक स्थान पर यह मुड़ करके पुनः बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को जो है वह जमुना कहा जाता है। बांग्लादेश में जो है वह ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना कहते हैं। और असम घाटी में जो है इससे बहुत सारी सहायक नदियां मिलती हैं, जैसे धनसिरी, सुबनसिरी, मानस, ऐसे कई छोटी छोटी नदियां जो है, लोहित मिलती है, दिबांग मिलती है, धनसिरी मिलती है, सुबनसिरी मिलती है, मानस नदी मिलती है, ऐसी कई नदियां। तो इससे जो है ब्रह्मपुत्र में जो है कई नदियां मिलती हैं, लोहित मिलती, दिबांग मिलती है, धनसिरी मिलती है, सुबनसिरी मिलती है, मानस मिलती है। इसके अलावा जो है तीस्ता नदी, जो तीस्ता नदी है इससे जाकर के जो है वह बांग्लादेश में इससे मिलती। तीस्ता नदी जो है ये बांग्लादेश में जाकर के इससे मिलती है। तो आज हम लोगों ने दो नदी तंत्रों की चर्चा की, हम फिर से इसको रिपीट कर दे रहे हैं। हमारा जो हिमालयी अपवाह तंत्र है, हिमालयी अपवाह तंत्र में तीन बड़ी नदी तंत्रों को शामिल करते हैं। हिमालय से जो निकलने वाली नदियां हैं वह सदावाहिनी हैं। हिमालय में की नदियां जो है पूर्ववर्ती नदी का उदाहरण प्रस्तुत करती हैं। इन नदियों में पूरे वर्ष भर जल पाया जाता है। ये नदियां अभी युवावस्था में हैं। यह अपने घाटियों में बी आकार की घाटी, जलप्रपात, कैनियन, गहरे गहरे गार्ज का निर्माण करती हैं। इसके अलावा जब ये मैदानी क्षेत्रों में जाती हैं वहाँ बाढ़ के मैदान का निर्माण, विसर्प का निर्माण, डेल्टा का निर्माण, ऐसे बहुत सारी संरचनाओं का ये निर्माण करती है। हमारे हिमालयी अपवाह तंत्र में जो है तीन नदी तंत्रों को शामिल किया जाता है। हमारा सिंधु नदी तंत्र है, गंगा नदी तंत्र है और हमारा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र है। हमारा जो सिंधु नदी है, ये सिंधु नदी
तिब्बत के पठार से निकलती है, जहाँ पर इसे लंगचेन खंबाब के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर फिर ये लद्दाख श्रेणी को काट करके जो है भारत में प्रवेश करती है, फिर लद्दाख और जास्कर की श्रेणियों के बीच ये बहती है और नंगा पर्वत को काट करके ये पाकिस्तान में चली जाती है। इसे जो है इसमें पाकिस्तान भारत में जो हिस्से मिलने वाली सहायक नदियां हैं उसमें द्रास है, श्योक है, सिगार है, हुंजा है, गिलगित है, जास्कर है, ये इससे जाकर के जो है भारत में ही इससे मिल जाती। इसके अलावा जो है हमारी नदियां हैं, सिंधु की सहायक नदी उत्तर से दक्षिण की तरफ हमारी झेलम नदी है, चिनाब है, रावी है और सतलज है। झेलम जो है उसका उद्गम पुष्कर झील से होता है, फिर ये बुलर झील में आगे जाकर के मिल जाती है, फिर इसके बाद ये आगे बढ़ करके भारत पाकिस्तान की सीमा पर बहती है, फिर वहाँ से फिर ये पाकिस्तान में चली जाती है। दूसरी नदी हमारी चिनाब है, ये जो है सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। ये हिमाचल प्रदेश में बारालाचाला दर्रे के पास से निकलती है। इसकी दो शीर्ष धाराएं हैं, एक चंद्रा और दूसरी भागा। तीसरी नदी हमारी जो है चौथी नदी वो रावी है। रावी जो है ये भी हिमाचल प्रदेश में धौलाधार श्रेणी के पास से जो है निकलती है, इसके दक्षिणी ढालों से निकलती है। इसके अलावा सतलज नदी है, इसी धौलाधार के पास से ही जो है ब्यास नदी भी हमारी निकल गई। ब्यास जो है ये सतलज की सहायक नदी है, उसी धौलाधार श्रेणी से ही जो है इसका भी उद्गम होता है। सतलज नदी जो है ये तिब्बत के पठार से निकलती है, मानसरोवर झील के निकट से निकलती है, जहाँ इसे सिंगी खम्मन कहा जाता है। फिर ये जास्कर श्रेणी को काट करके सिपकीला दर्रे के पास भारत में प्रवेश करती है। फिर ये आगे बढ़कर के शिवालिक श्रेणी को काट करके नीचे उतरती है। शिवालिक श्रेणी को काट करके जहाँ यह नीचे उतरती है वहीं पर जो है आपके भाखड़ा नांगल बांध की जो है वह निर्माण किया गया है। आगे जो बढ़ करके जो है यह पुनः पाकिस्तान में चली जाती है। तो ये हमारा उत्तर से दक्षिण नदियों का क्रम है। परीक्षाओं में जो है नदियों का क्रम, सहायक नदियां, उत्तर से दक्षिण नदियों का क्रम जो है इस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। नदियां कहाँ से उद्गमित होती हैं, कहाँ जा करके वह मिल जाती हैं। इसके अलावा हमारी ब्रह्मपुत्र नदी है, यह भी तिब्बत के पठार से निकलती है और पूरब की तरफ बहती, जहाँ इसे सांगपो कहा जाता है। और ये लगभग 1100 किलोमीटर पूरब की तरफ बहने के बाद जो है ये नामचा पर्वत के पास जो है काफ़ी तीखा मोड़ लेकर के भारत में प्रवेश करती है। जब ये भारत में प्रवेश करती है तो इसे दिहांग कहा जाता है। आगे सदिया के पास जो है पासीघाट के निकट सदिया के पास इससे लोहित और दिबांग मिलती हैं, फिर इसका नाम पड़ जाता है ब्रह्मपुत्र नदी। फिर ये असम घाटी में बहते हुए फिर ये धुबरी के पास, गोलपारा के पास जो है, गोलपारा के निकट धुबरी नामक स्थान से फिर ये नीचे जो है ये बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। हमारी जो ब्रह्मपुत्र नदी है ये अपने साथ जब इसमें बाढ़ आता है, गर्मियों के दिनों में जब बरसात होती है तो इस नदी की चौड़ाई जो है वह लगभग 8 किलोमीटर हो जाती है। ये समुद्र की तरह पूरी दिखती है। इसमें इतना ज़्यादा जल हो जाता है बरसात के दिनों में कि लगभग इसकी चौड़ाई जो है वह 8 किलोमीटर हो जाती है। 8 किलोमीटर चौड़ाई बहुत होता है, ये लगभग 8 किलोमीटर तक की चौड़ी हो जाती है और अपने साथ जो है ये ढेर सारे अवसादों को लेकर के आती है। तो इसके साथ जो ढेर सारे अवसाद होते हैं, जब नदी का पानी कम होता है तो ये अवसाद नदी में ही जमा हो जाते हैं, तो जिससे इनमें जो है नदी द्वीपों का निर्माण होता है। इसीलिए जो है इस नदी में जो है छोटे छोटे नदी द्वीप पाए जाते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप जो है वह हमारे ब्रह्मपुत्र नदी में ही पाया जाता है, जिसे हम माजुली कहते हैं। माजुली जो है ये दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है जो असम में पाया जाता है, असम घाटी में पाया जाता है। तो हमारी जो ब्रह्मपुत्र नदी है वह बहुत ढेर सारे अवसादों को लेकर के बहती है और उन अवसादों को पानी जब कम होता है इनमें तो ये अवसाद उसी नदी के घाटी में जमा हो जाते हैं। तो इस तरह से ये बड़े बड़े जो है नदी द्वीपों का निर्माण करती है। तो दुनिया का सबसे बड़ा जो नदी द्वीप है वो माजुली है जो असम घाटी में ही पाया जाता है। तो आज हम जो है दो नदियों की, हिमालय पोहा तंत्र में हमने दो नदियों की चर्चा की। एक आपकी ब्रह्मपुत्र नदी है और दूसरी जो हमारी सिंधु नदी तंत्र है। तो ये दो बड़े नदी तंत्र हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट नदी की चर्चा करेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए। इसके बाद हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों मित्रों को इसे शेयर करिए। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।